तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज दोपहर 12 बजे सीसीएस की मीटिंग होनी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी शामिल रहने वाले हैं। क्या इस बैठक से निकलकर सामने आएगा, इस पर भी पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। दोपहर 12 बजे ये मीटिंग होगी। यूक्रेन में जो इस समय हालात बने हुए हैं, भारत की आगे की रणनीति क्या हो, इसको लेकर चर्चा इस मीटिंग में होनी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के तरीके पर भी चर्चा होगी। क्या भारत और एक्टिव होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी जो हमारा स्टैंड है बहुत सीमित है। हम कह रहे हैं कि युद्ध के हालात आगे और नहीं बढ़ते नजर आने चाहिए, आगे स्थितियां और ना बिगड़े, शांति से आराम से बैठ करके इस मामले को हल किया जाए। यूक्रेन से कुछ स्टूडेंट्स रोमानिया पहुंचे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। मिसाइल से हमला हुआ है और घर पे सब डरे हुए थे। फिर एम्बेसी ने हमें कल इवैक्यूएट किया और अब हम आज घर जा रहे हैं। Okay. Look at me, don't look at the camera. What was the most frightening time? सायरन की आवाज़ें, बॉम्ब फूट रहे थे, मिसाइल चल रही थी। That was the scariest moment. What happened? What's your story? सुबह 6 बजे घर से कॉल आई थी कि कीव पे मिसाइल से हमला हुआ है और घर पे सब डरे हुए थे। फिर एम्बेसी ने हमें कल इवैक्यूएट किया और अब हम आज घर जा रहे हैं। Okay. Look at me, don't look at the camera. What was the most frightening time? तो ये बच्चे जो यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे, वहां से फिर स्वदेश वापस लाए जाएंगे। उन्हें आप सुन रहे थे कि वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। राज काद्यान सर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, डिफेंस एक्सपर्ट, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सीसीएस की आज दोपहर 12 बजे बैठक होगी। क्या भारत हमें और एक्टिव होता हुआ नजर आएगा? इस बैठक से हमें क्या उम्मीद लगानी चाहिए? देखिए, अगर हम लड़ाई की हालत देखें, मिलिटरीली स्पीकिंग, कई शहरों पर लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, लेकिन रशिया का जो मेन फोकस है वो कीव पर है, क्योंकि वो नर्व सेंटर है। अगर कीव काबू में आ गए तो बाकी शहर अपने आप काबू आ जाएंगे। किसी भी सेना के लिए लड़ते रहना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि उनका मनोबल ऊपर हो। मनोबल ऊपर जब भी रहता है जब आपको जीत की कोई उम्मीद हो। ठीक है। अब यूक्रेन जानता है ना तो बाहर की कोई और मदद आ सकती है सैनिकों के जरिए। सामान तो आ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं और उनकी पराजय निश्चित है। वैसे यूक्रेन की आर्मी छोटी नहीं है, रशिया के बाद यूरोप में सबसे बड़ी आर्मी है, 2.5 लाख के करीब है, लेकिन रशिया का मुकाबला वो नहीं कर सकते। जब आपको विजय की कोई उम्मीद नहीं रहती तो आपका मनोबल चला जाता है। यही वजह थी, अगर आप 1971 की लड़ाई की तरफ नजर डालें, ढाका में पाकिस्तान के पास 90,000 सैनिक, एबल बॉडीड, हथियार थे, एम्यूनिशन था। ढाका जैसा बिल्ट एरिया था जो हफ्तों महीनों तक भारतीय सेना के साथ वो लड़ सकते थे, लेकिन जब उनको पता चला वो घिर गए हैं, कोई मदद नहीं आएगी, भारत की सेना ने खुद प्रोपेगेंडा डाले थे, लिफलेट्स, तो उन्होंने हथियार डाल दिए। यही यूक्रेन के साथ होगा। मैं समझता हूँ कल सुबह तक कैपिचुलेट हो जाएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट की दाद देनी पड़ेगी। वो अपनी पर्सनल सेफ्टी को, अमेरिका ने भी ऑफर किया कि आपको हम निकाल सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। बिल्कुल, जहां तक समाचार है उन्होंने खुद आर्मी की कमान संभाली हुई, खुद वो हुक्म दे रहे हैं, लेकिन वो किस हद तक जा सकते हैं, वो सीमा है उनकी ताकत की, वो तो बदल नहीं सकती है। तो विजय ये रशिया की होगी। मैं समझता हूँ ये आखिरी रात होगी जब लड़ाई। और सर, रशिया कह रहा है कि सेना अपने कब्जे में यूक्रेन को ले ले तभी बात संभव है। नहीं, देखिए, रशिया जो है उनकी टारगेट है मिलिट्री इंस्टॉलेशन। उनके दावे से जाए तो 211 इंस्टॉलेशन वो बर्बाद कर चुके हैं, जिसमें यूक्रेन के रेडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके टैंक्स भी हैं, उनके कमांड सेंटर भी हैं। वो तो वार में हमेशा फोकस उन्हें करते हो। रशिया सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा। अब वार है, कोलैटरल डैमेज तो हो सकती है, हुई भी होगी, लेकिन उनकी प्राथमिकता सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला करने की है। वो जो सैनिकों को जो कुछ तो लड़ रहे हैं वो
और जो उनको लड़ने में मदद कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज या कमांड एंड कंट्रोल वाइज, तो वो फोकस रहेगा। हमारे जो भारत के जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं ज्यादातर, उनके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, उनको एक बात का आश्वासन होना चाहिए, रशिया भी हमारे हक में है, यूक्रेन भी हमारे हक में है। जी। दूसरी बात, इन सब देशों में जो पुराना सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, कोल्ड वॉर की लेगेसी है कि सब में सब सॉइल, सब टेरेनियन शेल्टर हैं। उनके तो जो मेट्रो स्टेशन भी चलते हैं ट्रेन, वो बहुत डीप जाके हैं और वो डबल रोल होता है उनका कि खतरे के टाइम वो शेल्टर हो सकते हैं। तो बच्चे अगर बाहर रहेंगे तो उनको कोई खतरा नहीं। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो सरकार की तरफ से वहाँ रहने वाले जिन बच्चों को निकाला जा रहा है उनको कुछ सलाह दी गई है। भारतीयों को अपने साथ अपना पासपोर्ट ज़रूर रखना चाहिए। ये एक ट्रैवलिंग सलाह के तौर पर देखा जा सकता है, उस एडवाइजरी में शामिल है। उपलब्ध अगर हो तो कोविड के डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी वो छात्र अपने पास रखें जो भारत आ रहे हैं। अमेरिकन डॉलर में इमरजेंसी के लिए कैश अपने पास ज़रूर रखें। वहीं अपने वाहन पर भारतीय तिरंगा जरूर लगाएं। ये ट्रैवलिंग सलाह दी गई है भारत की तरफ से इन छात्रों को जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इन्हें स्वदेश लाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। राज कादियान सर, मैं वापस आपके पास आ रही हूं। सर, जो एब्सेंट किया इंडिया ने, ये हर कोई जानता है, रशिया, यूएई और रशिया चीन के जिस तरह के संबंध हैं उनसे कई गुना अच्छे संबंध रशिया और भारत के हैं। तो अभी हमने जो अपने आप को इस वोटिंग के दरमियान एब्सेंट किया है, क्या रशिया के साथ संबंध में भारत के कुछ फर्क हमें देखने को मिल सकता है कुछ टाइम बाद? देखिए, रशिया के साथ तो संबंध पहले भी अच्छे हैं और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने, जैसे मैंने पहले भी शायद कहा, उन्होंने अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की थी, ब्लिंकन से, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी रात को बात की थी। दोनों को समझाया होगा, अपनी मजबूरी बताई होगी। भारत को तो एक डिप्लोमेटिक माइंड फील्ड से गुजरना पड़ा जी, वो उनकी चॉइस नहीं थी, लेकिन ये तो वर्ल्ड की सिचुएशन है। और मैं समझता हूँ अमेरिका भी भारत की मजबूरी समझता है, हर देश दूसरे के डिप्लोमेटिक कंपल्शन को समझता है। तो भारत के रिश्ते दोनों से मैं समझता हूँ बने रहेंगे। रिश्ते जब भी बनते हैं जब दोनों का इंटरेस्ट हो। अगर अमेरिका का हमारा साथ है तो अमेरिका का भी इंटरेस्ट है कि भारत उनके साथ रहे, रशिया का भी इंटरेस्ट है, हमारा तो है ही, लेकिन उनका भी इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट बने रहेंगे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, और हमारे रिश्तों में कोई दरार ना रशिया से आएगी ना अमेरिका से आएगी, ये उम्मीद की जाती है। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारतीय वायुसेना का इस बीच बड़ा बयान, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में शामिल नहीं होगी 2022 इंग्लैंड में होने वाली एक्सरसाइज। इस बीच ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बयान भारतीय वायुसेना की तरफ से आया है, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में शामिल नहीं होगी 2022 इंग्लैंड में होने वाली एक्सरसाइज। ये इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर बयान जारी किया है। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में शामिल नहीं होगी 2022 इंग्लैंड में होने वाली एक्सरसाइज। यूक्रेन रशिया के बीच जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है उससे जुड़ा एक एक अपडेट तस्वीर के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच ये खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है जो भारतीय वायुसेना की तरफ से ट्वीट के जरिए साझा की गई है कि कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में शामिल नहीं होगी 2022 इंग्लैंड में होने वाली एक्सरसाइज। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।